अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। उसका आज टॉपिक करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। हम देखेंगे कि हमारे पास नेचर में ओवरऑल कौन सी बेसिक फोर्सेस पाई जाती हैं। कहते हैं जो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं ना, जो वो चार हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो ये बेसिक फोर्सेस हैं जो नेचर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इन सारी फोर्सेस को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कि जो ज़मीन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। इन सारी चारों फोर्सेस में जो सबसे वीक है वो हमारे पास कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वीक फोर्सेस है चारों फोर्सेस में। लेकिन जो इसकी रेंज है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है। कितनी होती है? हम कह सकते हैं ये इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है इतना ज़्यादा डिस्टेंस है जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज होती है इसकी। लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, ये क्या होती जाती है? वीक होती जाती है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, उतनी कम होती जाती है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हमने दो इसको फोर्सेस में कैटेगराइज किया था। एक इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस में और दूसरा मैग्नेटिक फोर्सेस में। इसमें इन्होंने क्या किया है? इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को। मतलब वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इसी एक फोर्स की क्लास में कैटेगराइज किया गया है। इनकी जो रेंज होती है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत इनकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, लॉन्ग होती है लेकिन ग्रेविटी की निस्बत, ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत शॉर्ट होती है। दूसरा हमारे पास ये बात की जाती है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है आज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कीप दिस टू माइंड, इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रोंगर होती है लेकिन जो इनकी हमारे पास रेंज है वो ग्रेविटी की निस्बत कम होती है। अब ये जो ग्रेविट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये एक पर्टिकुलर रीजन तक, एक पर्टिकुलर एरिया तक एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर सकती है। तो उस मतलब चार्जेस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अंदर होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो उस एरिया को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कहते हैं ये इसका रोल कहाँ पे है, मतलब ये फोर्सेस कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? कहते हैं इन फोर्सेस की वजह से आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, वो बेसिकली इन फोर्सेस की वजह से होते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फोर्सेस क्या करती हैं? एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के भी रखती हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब वो कहते हैं अगर बड़े लेवल पे बात की जाए ना, तो जो डिफरेंट सर्फेसिस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है ना, जो रेजिस्टेंस हो रही होती है, फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस होती है, वो उसकी भी एक रीज़न ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्यों? क्योंकि चार्जेज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो फोर्सेस का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। ग्रेविटी की निस्बत ये हमारे पास स्ट्रोंगर होती है, लेकिन इसकी रेंज ग्रेविटी की निस्बत क्या होती है? कम होती है। सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस इसकी वजह से होंगे और ये एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह को जोड़ के रखती है, कंबाइन करती है। और फ्रिक्शनल फोर्सेस मोस्ट ऑफ द केसेस इनकी वजह से एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास नेक्स्ट आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेम से आइडिया हो रहा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हमें पता है जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे हमारे पास इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होती है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये देखिए मुझे न्यूक्लियस में आपको ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ येलो कलर है, कुछ रेड कलर है। सपोज करें न्यूक्लियस में ना दो एटम्स पाए जाते हैं, दो पार्टिकल्स होते हैं। इनमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और इनमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
सपोज करें कि मैं कहती हूँ कि ये जो रेड कलर है ये हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और ये जो मेरे पास येलोइश कलर है न्यूट्रॉन्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करके रखती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है। इतनी शॉर्ट रेंज होती है, कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴, माइनस में जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रेंज कम होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कहते हैं ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करती है। लेकिन हमें पता है ना प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जो रिपल्सिव फोर्स होती है उसको भी ये इग्नोर कर देती है या ओवरकम कर देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, बाइंड करती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ओवरकमिंग दी रिपल्सिव फोर्स की। जो प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है उसको ओवरकम कर देती है, उसको इग्नोर कर देती है, कम कर देती है उसका इफेक्ट। ठीक है, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के दरमियान की फोर्स को वो कम कर देती है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है और दूसरा इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तीसरी हमारे पास चौथी जो लास्ट फोर्स है वो हमारे पास आ जाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेम से आइडिया हो रहा है कि ये जो फोर्स होती है ये बहुत ज़्यादा वीक होती है। कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। कहते हैं ये जो न्यूक्लियस टूट रहा होता है ना, टूटता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना या इसमें से किसी रेडिएशंस का निकलना। ठीक है, डिसइंटीग्रेट, रेडिएशंस का निकलना या फिर इसका टूटना। इसकी वजह क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस को कंबाइन ही नहीं रख पाती, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन नहीं कर पाती। कहते हैं इसके डिसइंटीग्रेशन की एक एग्जांपल जो है हमारे पास रेडिएशंस के निकलने की या पार्टिकल्स के निकलने की एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास कौन सी ली जाती है, बीटा डिके। बीटा डिके क्या है वो देखते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस, जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो किस चीज़ से बनता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। कहते हैं क्या होता है कि अगर हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि जो न्यूट्रॉन है वो टूट के दो पार्टिकल्स देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक हमारे पास क्या देते हैं, न्यूट्रिनो दे देता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, तो ये क्या करते हैं, दोनों न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, बीटा डिके होता है। बीटा डिके क्या कर रहा होता है, जिसमें एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन को बीटा, इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है ना इसका दूसरा नेम क्या होता है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये दोनों न्यूक्लियस से निकल जाते हैं, इसलिए इसको बीटा डिके बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना इसको रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके अकर कर रहा होता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी, उसमें से रेडिएशंस निकल रही होती है। लेकिन वो यहाँ पे लास्ट बात करते हैं कि ये जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, ग्रेविटी की फोर्स की निस्बत ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बाकी फोर्सेस की निस्बत ये वीक होती है। और इसकी जो रेंज होती है ये बहुत शॉर्ट होती है, कितनी, 10⁻⁻17, मतलब माइनस में आप वैल्यू लेके जा रहे हो तो सपोज करें कितनी वो शॉर्ट होगी। लास्ट पे एक बात उसने की है, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, कि पहले तो जो फोर्सेस की 4 क्लासेस थी, बेसिक जो टाइप थी वो ये थी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर। बाद में साइंटिस्ट ने पता है क्या किया, साइंटिस्ट ने वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ कंबाइन कर दिया, इन दोनों को एक ही फोर्स कंसीडर कर दिया। ठीक है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है कंबाइन। उन्होंने किस किस को कंबाइन किया, वीक न्यूक्लियर फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। और किसने कंसीडर किया था या कंबाइन किया था, ये साइंटिस्ट है डॉक्टर अब्दुल सलाम और शेल्डन और स्टीफन वेनबर्ग। और कब इन्होंने कंबाइन किया था, 1979 में। ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में। का क्यों, क्योंकि उन्होंने इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर दिया था।
स्टिल इनको डिफरेंट पढ़ा जाता है, बट द थिंग इज दैट अब इनकी क्लासेस को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बच्चे वो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।